हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, एक नई अपडेट, नई न्यूज़ निकल के आ रही है रेलवे की भर्ती को लेकर। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर नई अपडेट निकल के आ रही है कि आपकी रेलवे ग्रुप डी में क्या कहते हैं दोबारा से एक बार फिर से रिक्रूटमेंट आने वाली है और बहुत ही जल्द इसकी भर्ती जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि रेलवे ग्रुप में क्या होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या एज का सिलेक्शन एज का प्रोसेस रहता है, कितनी एज क्राइटेरिया रहता है, जितनी चीज़ें हैं सारी ग्रुप डी से रिलेटेड, जितनी आपका फॉर्म भरने से लेके क्या कहते हैं आपकी ज्वाइनिंग तक के जितनी जानकारी में होती है, जितनी अपडेट होती है, सारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो क्या कहते हैं आप इस वीडियो को देख लीजिए, जो भर्ती आने वाली है ग्रुप डी की, तो आपको क्या कहते हैं आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी आपके सिलेबस के बारे में, आपको सिलेबस को लेकर या आपके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह जो आपकी भर्ती है रेलवे ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट है, ये देखिए सबसे पहले ये भर्ती अभी आई थी 2018 में। मैं क्या कहते हैं, जब मैं बड़ी भर्तियों की बात कर रहा हूँ, जब से ये ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी एग्जाम शुरू हुआ है, तो ये सबसे पहली बार सीबीटी कराया गया था, ऑनलाइन एग्जाम कराया गया था, रिटन एग्जाम 2018 की भर्ती में 2018 में यह भर्ती आई थी। तो यह भर्ती करीब 56,000 के आसपास थी, करीब 56,000 के आसपास ये भर्ती थी। इसके बाद क्या कहते हैं ये भर्ती 56,000 वाली कंप्लीट हुई। फिर से 2019 में, जैसे ही लोकसभा चुनाव नज़दीक था, 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, तो वैसे 2019 की शुरुआत में लगभग फरवरी या मार्च में लिख दे रहा हूँ, 2019 की फरवरी और मार्च में दोबारा से एक बार फिर से भर्ती आई, और इस बार भर्ती आई 1 लाख से प्लस, 1,05,000 भर्ती आई थी, 1 लाख प्लस, मैं बता दे रहा हूँ 1,05,000 भर्ती आई ग्रुप डी की, ठीक है। और ये भर्ती थोड़ा सा समय लगा इसको कंप्लीट होने में। लगभग यह भर्ती क्या कहते हैं आपकी इसकी ज्वाइनिंग जो है यह 2023 में अभी इसकी हाल ही में ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन यह भर्ती कंप्लीट हो गई थी थोड़े समय पहले, लगभग शुरुआत में, इस साल की शुरुआत में भर्ती कंप्लीट हो गई थी। थोड़ा टाइम जरूर लगा इस भर्ती को पूरा करने में, लेकिन यह भर्ती आई। अब क्या कहते हैं 2019 के बाद से कोई भर्ती रेलवे की तरफ से नहीं आई है, खासकर ग्रुप डी की तरफ से नहीं आई है। तो अभी क्या कहते हैं अगले वर्ष फिर से लोकसभा चुनाव है, तो अभी अपडेट निकल के आ रही है कि आपकी फिर से एक बार ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है। कितने पदों पर आने वाली है? 1,24,569 पद समझ निकल के आ रहे हैं। लगभग 1,25,000 पद पर यह भर्ती आने वाली है दोबारा से। तो अब ये समझ लीजिए कि आपको इसमें फॉर्म किस प्रकार से भरना है, क्या आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए किस प्रकार का होता है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसमें तीन स्टेज होते हैं। एक तो सीबीटी होता है, ये आपका रिटन एग्जाम होता है। वैसे बाकी में होता है ना रिटन एग्जाम, वैसे इसमें भी रिटन एग्जाम होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका पीटी होगा, मतलब फिजिकल होगा और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल होता है लेकिन इतना कोई हार्ड नहीं होता, बेसिक मेडिकल होता है। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत भी है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। अब आप समझ लीजिए कि किस प्रकार का रहेगा। देखिए, मैं क्वालिफिकेशन बताऊँगा अब ये क्या है। अभी चलिए आगे इसी में समझ लीजिए, फिर हम सिलेबस वगैरह भी डिस्कस करते हैं। तो अभी क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, दिया आपसे मात्र 10th पास आप होने चाहिए, 10th पास आप होने चाहिए। कुछ मतलब कहते हैं बहुत सी पोस्टों के लिए, लेकिन कुछ जो बेसिक पोस्टें होती हैं, जो बेसिक पोस्ट के लिए तो आप 10th पास होने चाहिए, लेकिन जो टेक्निकल पोस्टें होती हैं उसके लिए आपको 2 चीज़ें और होनी चाहिए आपके पास। एक तो आपके पास 10th पास होना चाहिए, या आपके पास ITI होनी चाहिए। 10th पास होना चाहिए या ITI होनी चाहिए। अगर आपको पास ITI नहीं है, 10th पास हैं आपके पास ITI नहीं है, आपने 10th के बाद 12th किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, आपने टेक्निकल डिप्लोमा नहीं लिया है, तो आपने किसी फैक्ट्री में या किसी ऐसी जगह पर काम किया हो जो लोग आपको डिप्लोमा दे दें, अप्रेंटिस का डिप्लोमा दे दें। एक सरकारी अप्रेंटिस होता है, वो अलग होता है। जो ITI के थ्रू अप्रेंटिस मिलती है वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ITI किया होगा तब अप्रेंटिस की होगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने 10th के बाद आपने कहीं काम किया हो, किसी फैक्ट्री में काम किया हो, किसी टेक्निकल जगह पर काम किया हो आपने, ठीक है, संविदा पे आपने कोई टेक्निकल नौकरी की हो, कि मतलब क्या कहते हैं आपको, मतलब इस तरीके से आपको वो लोग डिप्लोमा बना के दे दें, एक सर्टिफिकेट बना के दे दें कि हाँ मेरे यहाँ इन्होंने इलेक्ट्रिकल का काम किया है, मैकेनिकल का काम किया, कोई प्राइवेट संस्था से भी, ठीक है, वो लोग भी बना के दे दें तो भी आपका चल जाएगा। उसको बोलते हैं NAC का मतलब अप्रेंटिस, ठीक है। 10th किया हो या आपने ITI की हो, नहीं ITI की है तो 10th किया हो और आपने कहीं काम किया हो टेक्निकल रूप से, जैसे बहुत सी मतलब ऐसी कंपनियां होती हैं, ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं जो अपना एक सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, मतलब गेस्टेड कंपनियां होती हैं वो, तो अपना लिमिटेड कंपनियां जिसको बोलते हैं वो होती हैं, वो अपने सर्टिफिकेट बना के वो दे देते हैं। जैसे कि आपने वहाँ पर क्या कहते हैं
छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल का काम किया हो, मैकेनिकल का काम किया हो, क्या कहते हैं बाकी जितने फिटर का काम किया हो, बाकी जितनी भी ट्रेडें होती हैं, इस छोटा मोटा अगर काम किया है आपने ना किसी फैक्ट्री में, तो भी वो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, तो भी वो आपका चल जाएगा, टेक्निकल के रूप में चल जाएगा, आप टेक्निकल का फॉर्म वहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर नहीं क्लियर हुई हो तो मैं आपको दोबारा से फिर से बता दूंगा अभी। अब समझ लीजिए कि एग्जाम होता किस प्रकार। देखिए आपको क्या चाहिए, 10th पास चाहिए, क्या कहते हैं, और या 10th चाहिए, या फिर आपका सर्टिफिकेट हो, कहीं आपने काम किया हो उसका सर्टिफिकेट मिल जाए, या आपने 10th के साथ में ITI किया हो। अब समझ लीजिए कि एग्जाम पैटर्न रहेगा किस प्रकार से, टेक्निकल वालों कैसा रहेगा, जिन्होंने सिर्फ 10th किया है, कोई उनके पास टेक्निकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनका कैसा रहेगा आप समझ लीजिए। तो अभी देखिए, अभी चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहते हैं CBT आता किस प्रकार से है। देखिए जो आपका आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आपके स्क्रीन पर ये आ रही होगी इमेज जो रिटर्न एग्जाम की है। तो क्या होता है कि आपके पास देखो 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर का एग्जाम होता है, 100 नंबर का आपका जो पैटर्न होता है, या मैं रफ कर दे रहा हूँ, 100 नंबर का आपका होगा, 100 नंबर का आपका होगा। यहाँ तो ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर वहाँ पर वो इमेज बन के आ रही होगी। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से क्या होगा, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के, उसमें साफ साफ आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के आएंगे मतलब रीजनिंग के आएंगे 30 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस के आएंगे 20 क्वेश्चन। मतलब आपका करंट अफेयर्स 20 नंबर का आएगा, आपका यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ, CA 20 नंबर का आएगा, करंट अफेयर्स 20 नंबर का आएगा, जो आपका मैथमेटिक्स है, मैथ है, वो आपके कितने की आएगी, 25 नंबर की आएगी, जो GS है, जनरल साइंस है, वो आपको कितने की आएगी, वो 25 नंबर की आएगी, और क्या कहते हैं जनरल अवेयरनेस जो, सॉरी रीजनिंग जो है, रीजनिंग उसके जो हैं वो 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल हो जाता है 100, 30 और 50, 30 और 20 50, और 25 और 25 50, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। और क्या कहते हैं इसमें माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। माइनस मार्किंग कितने की होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके सही वाले क्वेश्चन में से 0.33 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, मतलब आपने अगर दूसरे तरीके से समझने के लिए आप ये साधारण तौर पर समझ लीजिए कि आपने अगर क्या कहते हैं आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका सही वाला भी क्वेश्चन हटा दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। तो 1/3 की तो इसमें माइनस मार्किंग है। अच्छा, ये तो सिलेबस जो है ये तो बेसिक जो सिर्फ 10th पास वालों के लिए है, सिर्फ 10th पास वालों के लिए है। जो फॉर्म डालते हैं कि पेपर एक ही होना है, चाहे टेक्निकल वाला हो, चाहे टेक्निकल वाली ट्रेड से कोई हो या बेसिक ट्रेड से कोई हो, मतलब जो जिन्होंने सिर्फ 10th किया हो या ITI वाला, कोई भी पेपर एक ही होना है। लेकिन जो लोग टेक्निकल का फॉर्म भरेंगे, जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, ITI कर रखा है, तो उसका पेपर इस प्रकार से नहीं आएगा। उसका जो इलेक्ट्रिकल का कोर्स होगा, अभी देखिए पिछली बार ऐसा नहीं होता था, पिछली बार सबका एक ही था, क्योंकि पिछली बार कोई सर्टिफिकेट वगैरह मांगा ही नहीं गया था। ठीक है, लेकिन इस बार चेंजमेंट है। इस बार जो 1,24,000 1,25,000 के आसपास भर्ती आ रही है, इसमें अच्छा खासा चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। इस बार क्या करेगा, इस बार क्या मिलेगा, जो लोग टेक्निकल से हैं मतलब उनका पेपर 100 नंबर का आएगा, लेकिन उसमें से हो सकता है कि कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ना 4 भागों में विभाजित है पेपर को, जनरल साइंस में है, जनरल साइंस में है, करंट अफेयर्स में है, मैथ में है, रीजनिंग में है। तो उनका हो सकता है पेपर 5, मतलब उनको जो 100 नंबर का पेपर उनको 5 भागों में बांट दिया जाए। हो सकता है 20-20 नंबर का पेपर कर दिया जाए, क्योंकि देखिए 1/4 तो उनको अपना टेक्निकल का कोर्स रखना ही रखना है। ये बात कन्फर्म मान के आप चल लीजिए। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल का किया है तो मान के चलिए 100 में से 25 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के आएंगे। अगर आपने टेक्निकल का फॉर्म डाला है तो टेक्निकल, अगर आपने मैकेनिकल से डाला है तो आपके मैकेनिकल के 100 में से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मैकेनिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो उसके भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिटर्स हैं उसके भी देखने को मिलेंगे। आपने कहीं से 10th के बाद कहीं से सर्टिफिकेट ले रखा है तो उसका भी क्वेश्चन उसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया अभी स्क्रीन पर वही सिलेबस रहेगा सबके लिए, चाहे टेक्निकल वाला हो चाहे बेसिक वाला हो, वो ऐसा नहीं है। अगर टेक्निकल से हैं तो अपने टेक्निकल की आप कायदे से तैयारी करिए। टेक्निकल के लिए आपको अलग से सिलेबस देखने को मिलेगा, 25 क्वेश्चन अलग से देखने को उसमें मिलने ही मिलने हैं अलग से। हो सकता है 25 क्वेश्चन, हो सकता है कम भी कर दें, 20 क्वेश्चन कर दें, लेकिन हाँ 1/4 या 1/5 पेपर आपको अपने टेक्निकल की ट्रेड से देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि क्या कहते हैं मुझे टेक्निकल का पेपर देना पड़े, या मुझे टेक्निकल की इतना याद नहीं, मेरा ITI थोड़ा काफ़ी समय हो गया है, मुझे ITI कंप्लीट करे तो मुझे इतना नॉलेज बचा नहीं है मेरे, मतलब मुझे याद नहीं है, मतलब वो जो मैंने पढ़ा था, तो आप बेसिक से ही फॉर्म डालिए। तो 10th पास से ही आप फॉर्म डालिए। अगर आप डालते हैं टेक्निकल से तो आपको टेक्निकल का पेपर देना पड़ेगा।
ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ड्यूरेशन कितना मिलता है 100 क्वेश्चन करने के लिए, कितने मिनट मिलेंगे, तो 90 मिनट मिलेंगे। आपको स्क्रीन पर भी अभी आया होगा, दोबारा से मैं लिख दे रहा हूँ, 90 मिनट मिलेंगे आपको पूरा अपना सीबीटी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से क्या कहते हैं कि किस प्रकार से आपका जो सीबीटी का एग्जाम होगा वो किस प्रकार से होगा। अब अगर आप सीबीटी पास कर लेते हैं, दे सीबीटी पास कौन कौन करेगा, सीबीटी पास कितने लोग करेंगे, जितनी भर्ती होंगी उसके 3 गुने लोग, उसका सिर्फ 3 गुना लोग सीबीटी पास करते हैं। मतलब मतलब क्या कहते हैं, जितनी मान लीजिए जितनी वैकेंसी हैं, वैकेंसी VACNCY वैकेंसी जो होती हैं उसका 3 गुना लोग पास होते हैं। किसके लिए, पीटी के लिए, फिजिकल के लिए। राइटिंग में मत जाइएगा, थोड़ा राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। फिजिकल के लिए पास होंगे 3 गुना लोग। ठीक है, अब जो फिजिकल के लिए पास होंगे उनका फिजिकल किस प्रकार से होगा वो भी आप समझ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, साइड में देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए मैं बता भी देता हूँ। देखिए जो मेल कैंडिडेट होते हैं वो क्या कहते हैं, उनको 35 किलो का वजन उठाकर, मतलब 35 किलो का एक बोरी होगी या उसमें बालू वगैरह कुछ भरी होगी, बालू मिट्टी, उसको उठाकर आपको जो मेल कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ, समझ लीजिए मेल के लिए भी, अब इसी मेल के लिए समझ लीजिए, मेल। ठीक है, मेल के लिए समझ लीजिए। उसमें क्या होता है, क्या कहते हैं, आपको 35 किलो का वजन जो है, वीडियो चल रहा है कायदे से, जी हाँ ठीक है, 35 किलो का वजन जो है वो आपको 100 मीटर तक ले जाना है। कितने मिनट में, 2 मिनट में। 100 मीटर तक आपको लेके चलना है उसको, 35 किलो के वजन को 2 मिनट का आपका समय मिलेगा, और 100 मीटर आपकी वो जो लेंथ है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपको 100 मीटर लेके जाना है, 35 किलो का वजन 2 मिनट में। एक तो ये हो गया आपका फिजिकल। दूसरा फिजिकल क्या होता है, दूसरा फिजिकल होता है आपको 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर दौड़ना है। 1000 मीटर दौड़ना है कितनी देर में, 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए। तो इतना कोई फिजिकल हार्ड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा फिजिकल है। 4 मिनट 15 सेकंड में क्या कहते हैं लोग 1.5 किलोमीटर के ऊपर दौड़ जाते हैं। अगर आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है तो कोई इतनी बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है ना, 1000 मीटर आपको दौड़ना है आपको। और दूसरा क्या करना है, आपको 35 किलो का वजन उठाना है, 100 मीटर चलना है, 2 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ये हो गया मेल का फिजिकल। फीमेल का फिजिकल आपकी स्क्रीन पर भी, फीमेल का भी फिजिकल होगा, एक साथ है मेल फीमेल के दोनों फिजिकल आपकी स्क्रीन पर। तो फीमेल के फिजिकल के लिए क्या है, अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फीमेल के फिजिकल में बताने जा रहा हूँ, फीमेल। ठीक है, फीमेल के फिजिकल के लिए क्या है, फीमेल के लिए फिजिकल के लिए देखिए 20 किलो का वजन आपको उठा के लाना, जिसमें मेल के लिए 35 किलो था, फीमेल के लिए 20 किलो है। 20 किलो का वजन आपको लेके चलना है। कितनी दूर चलना है, 100 मीटर आपको लेके चलना है। और कितना मिनट मिलेगा, 2 ही मिनट मिलेगा। जैसे कि मेल को मिलता है 2 मिनट, वैसा फीमेल को मिलेगा, बस थोड़ा वजन में अंतर कर दिया गया है। मेल को 35 किलो है और फीमेल को है वह 20 किलो है। ठीक है ना, अब बाकी एक तो फिजिकल ये हो गया आपको। दूसरा फिजिकल फीमेल के लिए क्या होता है, दूसरा फिजिकल फीमेल के लिए होता है 1 किलोमीटर दौड़ना है, मतलब 1000 मीटर दौड़ना है। कितने मिनट में, 5 मिनट 40 सेकंड में। मेल के लिए कितना है, 4 मिनट 15 सेकंड है। फीमेल के लिए है 5 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, बहुत समय होता है 5 मिनट 40 सेकंड 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए, बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया है। मेडिकल इतना कोई हार्ड होता नहीं है, मेडिकल एक नॉर्मल होता है। जिससे बाकी थोड़ा सिविल्स का तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब आप दिव्यांग में नहीं आने चाहिए। बाकी आपका मेडिकल नॉर्मल, अगर थोड़ी बहुत आपकी दिक्कत है तो वो सब चल जाएगी। कोई अगर आपका कभी हाथ वगैरह टूटा है तो पैर वगैरह टूटा है, अगर वो सही से जुड़ गया है तो कोई दिक्कत उसमें वाली बात नहीं है। ठीक है, और कोई हैंडीकैप वगैरह बस नहीं होनी चाहिए। बाकी इतना कोई इसमें मेडिकल इतना हार्ड होता नहीं है। ठीक है, तो किसी के आपके मान लीजिए हो सकता है आई साइड वीक हो या मतलब बोलने में दिक्कत हो, उसमें इतना कुछ नहीं लेते हैं, वो सिलेक्शन हो जाता है। उसमें इतना मेडिकल को इतना कोई इशू नहीं रहता है, कोई मेडिकल इतना हार्ड इसमें नहीं होता है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में, क्योंकि इतना मतलब आपको फिजिकली काम कराया जाएगा, लेकिन सारी पोस्टों के लिए नहीं है फिजिकली काम। ठीक है ना, तो अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी आएगी कब तक। देखिए अगले साल चुनाव है, तो क्या कहते हैं, ये मान के चलिए कि जब तक आचार संहिता लगेगी तब तक ये मतलब रेलवे बोर्ड ये पूरी कोशिश करेगा कि आपका जो ग्रुप डी का रिटन एग्जाम है कम से कम वो तो कंडक्ट करा ही दे। वो हो सकता है रिजल्ट ना दे पाए, तो आप ये मान के चलिए कि जो आपकी वैकेंसी है वो आपका अक्टूबर या नवंबर में आपके ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन के आधार पर जो बताया जा रहा है वो अक्टूबर नवंबर बताया जा रहा है। अक्टूबर नवंबर तक आपके जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, ये पता कहाँ से चला है कितनी वैकेंसी है। देखिए इस साल की फरवरी माह में लगभग ये बताया गया था कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा पद जो हैं वो रेलवे की तरफ से खाली बताए जा रहे थे। 3 लाख से ज़्यादा पद वो खाली हैं, जिसमें से रेलवे मेट्रो के भी पद थे, अलग अलग राज्यों के थे वो। ठीक है, रेलवे मेट्रो के भी पद थे, और क्या कहते हैं बाकी सिविल के भी पद थे, लोको पायलट असिस्टेंट ALP के असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन के पद थे। वो सारे पद हटा दिए जाते हैं, लेकिन जो ग्रुप डी के पद बताए जाते हैं वो लगभग 1,24,000 1,25,000 के आसपास बताए जा रहे थे। तो अब ये मान के चलिए कि जो अगले महीने या हो सकता है नवंबर माह में आपको
आपको जो वैकेंसी देखने को मिले, लगभग इतने पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये श्योर है कि भर्ती आपकी अगले महीने या उसके अगले वाले महीने में, मतलब अक्टूबर में या नवंबर में आपको आपका ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और आपके अप्लाई ऑनलाइन जो है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें ग्रुप डी के बारे में समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन फिर भी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका क्वेश्चन इतना जेन्युइन है कि उसके लिए मुझे वीडियो बनाने की जरूरत है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।